हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली है। अब वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छे तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली है। वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो श्याम है वो मातृभाषा मतलब जो उसकी मातृभाषा है संथाली उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने क्या किया कि बहुत अच्छे से उसने फ्रेंच भाषा भी सीख ली है उसके बाद। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए कहता है कि कौशल का अंतरण, ऑप्शन बी कहता है पठन अंतरण, ऑप्शन सी कहता है अधिगम अंतरण और ऑप्शन डी कहता है पठन अंतरण, पठन युक्ति। तो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं हो रही, ना सिर्फ अधिगम की बात हो रही है। इसमें तो क्या हो रहा है, इसके कौशल का अंतरण क्या हो रहा है? कौशल का उसके अंतरण हो रहा है। कौशल का अंतरण क्या होता है? जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल का उपयोग क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में भी कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कौशल का अंतरण कहलाता है। क्या होता है कि एक स्थिति में जब हम किसी ज्ञान को सीखते हैं, ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको दूसरी स्थिति में भी हम दूसरी सीख लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कौशल का अंतरण। यानी कि तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? यानी कि किसकी बात हो रही है? भाषा में नेचुरल यानी कि लैंग्वेज में नेचुरल यानी कि स्वाभाविक होने की बात हो रही है। ऑप्शन ए कहता है कि वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति, तो सिर्फ वाचन में सिर्फ पढ़ने में ही हो बस, ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, तो सहजता समस्याएं थोड़ी ना स्वाभाविक होना है ना, उसको समझ आए वो सब बताना है। ऑप्शन सी कहता है, तो बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कहता है कि भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या है, भाषा बोलने की मनुष्य की जो होती है वो क्या होती है? स्वाभाविक क्षमता होती है, भाषा सहजता। ऑप्शन डी क्या कहता है? भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या था कि कक्षा 6 की एक अध्यापिका है, वो विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांट दी हैं, फिर 3 महीने के लिए साथ साथ कार्य करने मतलब कार्य दे दिया है साथ साथ करने के लिए। इस काम में वो क्या करेंगे? भिन्न भिन्न विषयों पर लोगों से विचार करके उनका क्या करेंगे? आंकड़ों का संग्रह करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर इसको कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। तो इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहता है प्रदत्त कार्य, तो प्रदत्त कार्य गृह कार्य की तो बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्क की बात हो रही। प्रोजेक्ट ही तो दे रही है, पहले वो समूह में बांटती है, फिर क्या करती है? प्रोजेक्ट वही कार्य देती है, फिर क्या कहती है? उनका संग्रह भी आपको करना है और मतलब भिन्न भिन्न तरीके से विषयों पर, और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है, और जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसको कक्षा में आपको प्रस्तुत भी करना है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट कार्य हमारा। सत्र कार्य तो साल के अंत में होगा, पोर्टफोलियो की तो बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सामग्रियों द्वारा निवेश या अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सामग्रियों द्वारा दिए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि जो सामग्रियों द्वारा
जो अवसर दिए गए उनको किस प्रकार ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थियों द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास। तो ड्रिल और रटने की तो बात नहीं करता एनसीएफ 2005। ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थियों को उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है करना है, शिक्षार्थियों को क्या करना है, उद्देश्यों के को ध्यान में रखते हुए समझ के आधार पर संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ करना आ गया तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कहता है शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है। तो टॉप डाउन आपको और बॉटम अप आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने और सारांशीकरण करने के लिए सुनना। और बी ऑप्शन क्या कहता है कि विशिष्ट बारीकी जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। अब इसमें से कौन सा प्रक्रिया हमारी टॉप डाउन है और कौन सी बॉटम अप है, ये हमको बताना है। तो पहले हम टॉप डाउन देखेंगे। टॉप डाउन क्या होता है कि प्रक्रिया क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। ये क्या होता है हमारा टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है कि जैसे कोई स्टोरी है, उसको पहले हम स्टोरी सुनेंगे, फिर उसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाल लेंगे, उसकी समरी सारांशीकरण निकालेंगे, उसके वाक्य पर जाएंगे, वाक्य समझेंगे, फिर अर्थ और फिर शब्द और फिर अर्थ पर। ये क्या होता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये क्या होता है हमारा टॉप डाउन होता है। ठीक। और फिर क्या कहता है कि और फिर आगे क्या दिया है, बॉटम अप। बॉटम अप क्या होता है कि जिसमें प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलती है। कैसे चलती है, इसमें पहले क्या समझता है, ध्वनि को समझना होता है, फिर क्या होता है, शब्द को समझना होता है, फिर क्या होता है, वाक्यों को समझना होता है। ऐसी प्रक्रिया ऊपर चलती है। वाक्य के बाद क्या कह रहा है कि वो पैराग्राफ खंड के बारे में समझेगा। तो ये क्या होगा हमारा, फिर स्टोरी पे जाएगा। खंड ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉटम अप। क्या होगा, ये बॉटम अप होगा। और ऊपर वाला क्या है हमारा टॉप डाउन। जब प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है तो वो क्या होता है हमारा टॉप डाउन होता है। जब प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो ये क्या होता है हमारा बॉटम अप होता है। अब हम अपने बिंदु में मतलब अब ऑप्शन में देखेंगे तो क्या पहला क्या कह रहा था कि मुख्य बिंदु को जानना और अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉप डाउन हो जाएगा ना। ऊपर पहले क्या करता है, मुख्य बिंदु को जान लेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे, सारांशीकरण कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा टॉप डाउन। और बी ऑप्शन क्या कहता है कि विशिष्ट बारीकियां जैसे ध्वनि, पहले ध्वनि पे जाएगा, फिर शब्दों पे, फिर उसके खंड आदि के लिए सुनना। ये क्या कहलाएगा, हमने अभी आपको बताया ध्वनि शब्द, ये बॉटम अप। तो बी जो है वो हमारा बॉटम अप है, ए हमारा जो है वो क्या है, टॉप डाउन है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है बॉटम अप प्रक्रिया है, ए जो है वो बॉटम अप प्रक्रिया है, बी टॉप डाउन प्रक्रिया है। तो ए बॉटम अप नहीं है, ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कहता है कि बी बॉटम अप प्रक्रिया है और ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। तो हाँ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है, बॉटम अप प्रक्रिया, जिसमें पहले क्या करेगा बच्चा, सब ध्वनि पे मतलब फोकस करेगा, फिर शब्द पे करेगा, फिर वाक्य पे करेगा, फिर खंड पे। यही तो बात हो रही थी। तो ये क्या है, बॉटम से, यानी कि बॉटम से टॉप डाउन, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना कहलाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अश्वनी किसी पाठ्य सामग्री में से और किस दूसरों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी बात में से कुछ शब्दों को पहचान लेती है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाती। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अश्वनी किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाती। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे। क्या कह रहा है कि अश्वनी जो है वो पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली जाने वाली किसी बात में
कुछ शब्दों की पहचान तो कर लेती हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाती, तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है सक्रिय संपदा। तो सक्रिय संपदा वो होती है जिसमें आप क्या करें, उसके अर्थ को समझ लें और फिर उसका प्रयोग करें, लेकिन वो समझ तो पाती हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाती, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कठिन शब्दों की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय शब्द संपदा की बात हो रही है कि क्या कह रहा है कि निष्क्रिय संपदा क्या होता है कि उन शब्दों को संदर्भित करता है। निष्क्रिय संपदा कि जिनमें जो व्यक्ति क्या करता है उस समझ तो लेते हैं लेकिन उनका सक्रिय रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, ये क्या होता है हमारा निष्क्रिय शब्द संपदा होती है। और सक्रिय में उसको समझ भी लेते हैं, उसका प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। तो ऑप्शन ए कहता है रूप विधान, ऑप्शन बी कहता है स्वनिम। तो स्वनिम जो है वो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो किसकी बात हो रही है? नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्या बताया उन्होंने? कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने क्या एक यंत्र भी दिया, यानी कि कौन सा यंत्र दिया? तो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक डिवाइस बताई LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि मानव मस्तिष्क में भाषा जो अर्जन करने की जो क्षमता होती है, उन्होंने बताया वो जन्मजात होती है। क्या होती है? मानव मस्तिष्क में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। ये सब किसने बताया? नॉम चॉम्स्की ने बताया। अब उन्होंने कह रहा है कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो ऑप्शन ए कहता है संकेत भाषा, ऑप्शन बी कहता है सार्वभौमिक उपकरण, ऑप्शन डी कहता है बुनियादी शिक्षा और ऑप्शन डी कहता है व्यवहारिक शिक्षा। तो व्यवहारिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा और संकेत भाषा की बात नहीं हो रही, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक उपकरण की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? सार्वभौमिक उपकरण। तो सार्वभौमिक उपकरण में क्या होता है कि ऐसा उपकरण जो अलग अलग कार्यों और उद्देश्यों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा उपकरण जो अलग अलग कार्यों और उद्देश्यों को इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? हमारा सार्वभौमिक उपकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषा का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए कहता है, क्या कह रहा है कि ऐसी कक्षा है जहां मातृभाषा का शुरुआत में उपयोग करते हैं, उसके बाद अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि द्विभाषा सिर्फ दूसरी भाषा तक ही, ऑप्शन बी कहता है बुनियादी कक्षा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है बहुभाषी कक्षा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मल्टीपल लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कि अतिरिक्त भाषाओं की। तो अतिरिक्त भाषा सिर्फ दूसरी थोड़ी ना होगी, बहुत सारी हो सकती हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बहुभाषिकता कक्षा कहलाती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीकों से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या कह रहे क्वेश्चन हमारा कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीकों से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? किसकी बात हो रही है कि पहले एक विचार है उसको औपचारिक तरीके से बताया जाता है, फिर उसको अनौपचारिक तरीके से बताया जाता है, इसे क्या कहेंगे? तो
औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज, जो क्या होता है, जो प्रयोग किया जाता है जैसे स्कूल वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में। और अनौपचारिक भाषा क्या होती है? अनौपचारिक भाषा वो होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो होती है जो सामान्य बोलचाल की भाषा, जो परिवार दोस्तों से, रोजमर्रा से परिचित लोगों से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? और जैसे कि ऐसे समझिए कि आप जैसे किसी से कह रहे हैं कि नमस्कार, आपका स्वागत, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो ये क्या है? हमारी औपचारिक भाषा। ठीक है, नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी औपचारिक भाषा। और फिर क्या, हम फिर वही उसी शब्द को बोलते हैं कि उसी बात को कि अरे राम राम, तो क्या होगा? ये हमारी रोजमर्रा की भाषा हो जाएगी। तो यही यहाँ पर बात हो रही थी। पहले उसने औपचारिक भाषा का प्रयोग किया, फिर अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया। तो ऑप्शन ए कहता है कि समाज भाषा विज्ञान, ऑप्शन बी कहता है कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग, ऑप्शन सी कहता है कोड मिलान यानी कि कोड मिक्सिंग, ऑप्शन डी कहता है बोलियां। तो बोलियों की बात नहीं हो रही, कोड मिलाना की बात नहीं हो रही, मिलाने की कहाँ बात हो रही है? दो बातों की बात हो रही है ना वो तो। और ए भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग की बात हो रही है। पहले उसने औपचारिक तरीके का यूज किया, फिर उसने अनौपचारिक तरीके का यूज किया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता आवश्यक प्राप्त कर लें। जब बच्चे क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता आवश्यक प्राप्त कर लें। जब बच्चे किसकी बात हो रही है? निपुण भारत अभियान उद्देश्य की बात हो रही है। तो निपुण भारत अभियान उद्देश्य होता क्या है? तो निपुण भारत अभियान उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो होता है वो कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चे, क्या उद्देश्य है कि कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी कि FL और N कौशल प्राप्त कराना है, ताकि क्या हो कि समझ के साथ बच्चा पढ़े और बुनियादी जो गणितीय समस्याएं हैं उनको हल कर सके। ये क्या है? हमारा निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विद्यालय में प्रवेश करें, तो प्रवेश करने की बात नहीं हमने बताई कि हमने बताया कि कक्षा 3 के अंत तक। ऑप्शन बी क्या कहता है कि कक्षा 3 में पहुंच जाएं, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा 3 तक के अंत तक वो क्या कर लें सभी बच्चे कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल है उसको प्राप्त कर लें और समस्याओं और क्या करें कि समझ के साथ जो बुनियादी जो गणितीय समस्याएं हैं उनको हल कर सकें। ये क्या है? हमारा निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वह डैश में संलग्न है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य डैश में संलग्न है। तो आनंद के लिए विद्यार्थी कब पढ़ते हैं? ऑप्शन ए कहता है कि सरसरी दृष्टि से पढ़ना। तो सरसरी दृष्टि से तो पढ़ना वो होता है ना कि जिसमें हम ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं मुख्य बिंदुओं को, जैसे समाचार पत्र, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बारीकी से पढ़ना। तो बारीकी से पढ़ना क्या होता है? जबकि हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, वो हमारा बारीकी से पढ़ना होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि विस्तार के साथ पढ़ना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विस्तार के साथ पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, जिसको क्या बोलते हैं? विस्तृत पठन बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, गहनता के साथ पढ़ना। तो जिसमें बच्चे क्या करेंगे किसी पाठ को गहराई से पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जिसमें बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, उसको कठिनाई आ रही है, तो क्या करें, उसको निदान करें, उसकी समस्याओं को समझें, फिर उसका निदान करें, वो हम क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, तो आनंद लेने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है? विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही तो है।
उपचारात्मक शिक्षण कि क्या कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ाई गई जो अवधारणा है उसको समझ नहीं पा रहे, तो इनको क्या करना है, आपको उनको समझाना है और उनको जो कठिनाई आ रही है उनकी कठिनाइयों को दूर करना है, निदान करना है। ये क्या होता है, हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। वर्ग शब्द पहेलियां जो भाषा खेल है वो विद्यार्थियों को सुधारने में मदद करते हैं। क्या कह रहा है कि जो वर्ग शब्द पहेलियां हैं वो भाषा को खेल जो भाषा खेल है वो विद्यार्थियों को सुधारने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए कहता है पठन, ऑप्शन बी कहता है शब्द संपदा, ऑप्शन सी कहता है लेखन और ऑप्शन डी कहता है वाचन। तो जो यह सब है ये क्या है, शब्द संपदा को सुधारने में मदद करते हैं। किसको करते हैं, शब्द संपदा को सुधारने में। शब्द संपदा क्या होती है, किसी व्यक्ति या भाषा में उपयोग होने वाली शब्दों का संग्रह या भंडार, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि शब्दों को समझता है फिर उसका उपयोग करता है। ये क्या होती है, हमारी शब्द संपदा होती है। शब्द संपदा क्या होती है कि किसी व्यक्ति या भाषा में उपयोग शब्दों का संग्रह या भंडारण होता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, शब्दों को पहले समझता है और फिर उसका प्रयोग करता है। ये क्या होती है, हमारी शब्द संपदा होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि शब्दकोश में कौन सा है ऐसा है जो शब्दकोश में जिसको सहायता नहीं मिलेगी। किसकी बात हो रही है, निगेटिव की बात हो रही है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि उच्चारण में सुधार, ऑप्शन बी क्या कहता है शब्द संपदा में सुधार, ऑप्शन सी कहता है वर्तनी में सुधार और ऑप्शन डी कहता है लिखावट में सुधार। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिखावट में सुधार जो है होती है वो शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी। वर्तनी में उसको सुधार होगी, शब्द संपदा में क्या होगा बच्चे का, वर्तनी में सुधार होगी, वाक्य में सुधार होगा और उच्चारण में सुधार होगा और यही शब्द संपदा में सुधार होगा। यही तो शब्दकोश होता है शब्द संपदा। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या करता है, जिसमें बच्चा शब्द को समझता है फिर उसका प्रयोग करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही पूछ रहा था, जो गलत है वही हमारा सही है। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।